नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। मैं राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय की प्रवक्ता अनीता पारिक। विद्यार्थियों, अपने आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बीएड सेकेंड ईयर के सिविक्स टीचिंग यानी नागरिक शास्त्र शिक्षण विषय के इकाई संख्या 2 यूनिट 2 के टॉपिक मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की विधियों के विषय में चर्चा करूंगी। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं आज की विधि के विषय में। आज की विधि है व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन समय में छात्र गुरुकुल में, आश्रम में गुरु के साथ में रहा करता था और आश्रम व्यवस्था के समय, प्राचीन समय में आश्रम व्यवस्था के समय ही विद्यालय का जो रूप था वह आश्रम या गुरुकुल हुआ करता था। वहाँ गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया करते थे और यह ज्ञान वह व्याख्यान विधि के द्वारा ही दिया करते थे, यानी गुरु व्याख्यान देता था और शिष्य उसे ध्यानपूर्वक सुनते थे। मध्यकाल के अंतर्गत इस विधि का उपयोग सर्वाधिक हुआ और इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग मध्यकाल में यूरोप में हुआ। इस विधि को हम कथन पद्धति, भाषण पद्धति आदि कई नामों से जानते हैं। वर्तमान समय में भारतीय विद्यालयों में इस विधि के द्वारा ही शिक्षण कार्य मुख्य रूप से करवाया जाता है या यह विधि अपना एक महत्वपूर्ण स्थान वर्तमान समय में विद्यालयों में रखती है। व्याख्यान से तात्पर्य पाठ को मौखिक अभिव्यक्ति या भाषण के रूप में पढ़ाने से है, यानी पाठ को आप मौखिक रूप से पढ़ाते हैं या भाषण देते हुए पढ़ाते हैं, यानी अध्यापक इसमें बोलता है और विद्यार्थी या छात्र सिर्फ सुनने का कार्य करते हैं। इस विधि की जो सफलता है वह 3 बातों पर निर्भर होती है। नंबर 1 है विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु अध्यापक कक्षा के अंतर्गत जिस टॉपिक पर व्याख्यान देने जा रहा है उसका चयन किस प्रकार किया जाए या किस तरह की विषय वस्तु का चयन अध्यापक ने अपने भाषण हेतु किया है। दूसरा है विषय वस्तु पर शिक्षक का अधिकार। जिस भी विषय वस्तु पर या जिस भी टॉपिक पर शिक्षक व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा है उस पर शिक्षक का जितना अधिक अधिकार होगा व्याख्यान उतना ही प्रभावी होगा। तीसरा है चयनित विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का ढंग। जो व्याख्यान के लिए जो भी विषय वस्तु का चयन अध्यापक ने किया है उसे किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, यह भी व्याख्यान विधि में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि विषय वस्तु को अच्छे से प्रस्तुत किया गया है तो व्याख्यान रुचिकर हो जाता है और यदि विषय वस्तु व्यवस्थित नहीं होती है तो व्याख्यान नीरस हो सकता है, अप्रभावशाली हो सकता है। व्याख्यान विधि प्रभुत्ववादी विधि मानी जाती है। इसे आदर्शवादी विचारधारा की देन माना जाता है। आज के युग में विद्यालयों ने इस विधि को अपनाकर इस विधि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया है। व्याख्यान विधि को कार्टर गुड ने अपने शैक्षिक शब्दकोश में शिक्षण विधि माना है, यानी कार्टर गुड ने इस विधि का अपने शब्दकोश में प्रयोग किया और इसे एक शिक्षण विधि माना। शिक्षक अनेक छात्रों को एक ही समय में ज्ञान, तथ्य, सिद्धांत या अन्य सूचनाएं इस विधि के माध्यम से दे सकता है। व्याख्यान करते समय शिक्षक अनेक उदाहरण, वर्णन, विवरण, निर्देशन और प्रश्नोत्तरी आदि युक्तियों के द्वारा विषय सामग्री को स्पष्ट करने का
पूर्ण रूपेण इस विधि में प्रयत्न करता है। यानी इसके साथ साथ, व्याख्यान के साथ साथ शिक्षक उदाहरण विधि, वर्णन करना, विवरण देना आदि कई युक्तियों का प्रयोग करता है। आज वर्तमान समय में हम इस विधि के अंतर्गत आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि आदि का प्रयोग भी करते हैं। यह विधि सामाजिक विषयों, धर्म, दर्शन, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, शिक्षण के लिए प्रयोग की जाती है। इसके अभाव में शिक्षक विस्तृत पाठचर्या को पूरा नहीं कर सकता है। यानी कि लगभग विद्यालयों में व्याख्यान विधि के द्वारा ही पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाया जाता है। अब हम व्याख्यान विधि की कुछ परिभाषाओं के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। परिभाषाएं इसकी देखेंगे हम। रिस्क के द्वारा, यानी रिस्क महोदय के अनुसार, व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों तथा अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले समझें। नेक्स्ट है, जेम्स एम ली के अनुसार व्याख्यान एक शिक्षा शास्त्रीय विधि है जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से, नियोजित रूप से किसी प्रकरण या समस्या पर भाषण देता है। नेक्स्ट हमारा है, जोसेफ लैंडन के अनुसार कुछ सीमा तक प्रत्येक पाठ में इसकी आवश्यकता होती है और पाठ मुख्य रूप से इसको निर्मित करते हैं। तो ये कुछ व्याख्यान विधि की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा हमने जानी। अब हम देखते हैं व्याख्यान विधि के प्रयोग जो होते हैं वह क्यों और कहाँ कहाँ होते हैं। व्याख्यान विधि का एक शिक्षक जो प्रयोग करता है वह कई कार्यों को करने के लिए करता है, जैसे कि प्रेरणा प्रदान करने के लिए व्याख्यान के द्वारा अध्यापक या शिक्षक विद्यार्थियों में, छात्रों को प्रेरणा प्रदान करता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, कुछ अच्छा सीखने की प्रेरणा देता है। और इसी के साथ साथ विषय वस्तु को संक्षिप्त करने हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या करना हो या किसी चीज़ को स्पष्ट करना हो तो भी व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। समय की बचत करनी हो, यानी बहुत लंबी विषय वस्तु को बहुत कम समय में पढ़ाने के लिए, समय की बचत करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग शिक्षक के द्वारा कक्षा में किया जाता है। यानी कोई अतिरिक्त विषय वस्तु है जो पढ़ानी है तो उसे स्पष्ट करने हेतु व्याख्यान विधि उपयुक्त विधि होती है। विद्यार्थियों को गृह कार्य देने के हेतु भी व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी अध्यापक ने जो पढ़ाया वह पढ़ाने के पश्चात अध्यापक विद्यार्थियों को मौखिक रूप से गृह कार्य प्रदान करता है और उस हेतु वह इस विधि का प्रयोग करता है। किसी पाठ की प्रस्तावना या सारांश देने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस विधि का कुछ प्रयोग हमने जाना कि इस विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ एक अध्यापक कक्ष में कर सकता है। अब हम इस विधि के कुछ गुणों के विषय में चर्चा करेंगे। व्याख्यान पद्धति के गुण। व्याख्यान पद्धति छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है। यानी इस विधि के माध्यम से जब अध्यापक शिक्षण कार्य करवाता है तो विद्यार्थी तर्क करते हैं और उस माध्यम से विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास होता है। दूसरा है, व्याख्यान पद्धति व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित है। व्याख्यान विधि में अध्यापक ही व्याख्यान देता है और छात्र केवल सुनने का कार्य करते हैं। यानी ये व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित है, सिर्फ व्यक्तियों को शिक्षण करवाया जाता है। नेक्स्ट है, व्याख्यान पद्धति के माध्यम से यदि शिक्षण कार्य संपादित किया जाए तो इससे
समय तथा परिश्रम दोनों की बचत होती है। व्याख्यान पद्धति के द्वारा परिश्रम बचता है, यानी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी विषय वस्तु को या बहुत लंबी पाठ्यचर्या को बहुत कम समय में अध्यापक व्याख्यान के माध्यम से स्पष्ट कर सकता है। अगला है, अच्छी तरह तैयार किया हुआ तथा ठीक प्रकार दिया गया व्याख्यान छात्रों में रुचि उत्पन्न करता है। यदि अध्यापक जिस विषय वस्तु पर व्याख्यान दे रहा है उसकी अध्यापक ने पूर्व में तैयारी कर ली होती है और उसे किस प्रकार प्रस्तुत किया होता है, यानी प्रस्तुत करने का क्या तरीका रहा, यदि यह अच्छा तरीका होता है तो व्याख्यान छात्रों में एक रुचि उत्पन्न करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, व्याख्यान विधि के द्वारा छात्रों के उच्चारण संबंधी दोषों को दूर किया जा सकता है। व्याख्यान विधि में अध्यापक व्याख्यान करता है तो यदि किसी छात्र को किसी शब्द के उच्चारण में कोई दोष है या वह उच्चारण नहीं कर पा रहा है तो वह सुन कर के अपने इस उच्चारण संबंधी दोष को दूर कर लेता है। नेक्स्ट है, इस पद्धति से विषय वस्तु को अधिकतम रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। व्याख्यान विधि द्वारा विषय वस्तु को बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा बहुत अच्छी व्याख्या करके अच्छे से वर्णन करके स्पष्ट किया जा सकता है, यानी उसके अधिकतम रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षक अपने व्याख्यानों की प्रायोजना मनोवैज्ञानिक विधि से निर्मित करता है। शिक्षक जो भी व्याख्यान प्रस्तुत करेगा उसकी जो योजना बनाता है वह बालक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा निर्मित करता है। नेक्स्ट है, नवीन विषय पाठ तथा इकाई की प्रस्तावना तैयार करने के लिए व्याख्यान पद्धति सर्वोत्तम विधि है। कोई नवीन विषय पढ़ाना है, कोई नवीन पाठ पढ़ाना है या किसी नवीन इकाई की प्रस्तावना तैयार करनी है तो इसके लिए व्याख्यान पद्धति सर्वोत्तम है। यानी कोई भी नवीन विषय जो शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को पढ़ाया जाना है उसके संबंध में शिक्षक विद्यार्थी को व्याख्यान के माध्यम से स्पष्ट कर सकता है और इस हेतु यह सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है, छात्र व्याख्यान को शांतिपूर्वक सुनते हैं जिससे विद्यार्थियों में श्रवण कौशल का विकास होता है। व्याख्यान में अध्यापक वक्ता होता है और छात्र श्रोता होते हैं और वह शांतिपूर्वक व्याख्यान को सुनते हैं जिससे कि उनके श्रवण कौशल का विकास होता है, यानी उनके सुनने की क्षमता का विकास होता है। अगला है, व्याख्यान विधि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विधि का कार्य करती है। प्रतिभाशाली छात्र व्याख्यान विधि के द्वारा जो विषय वस्तु प्रस्तुत की जा रही है या स्पष्ट की जा रही है उसे बहुत सरलता के साथ अधिगम कर लेता है और बहुत अच्छे से सीख लेता है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा पाठ्य पुस्तक के कठिन एवं जटिल तथ्यों को सरलता से स्पष्ट किया जाता है। पाठ्य पुस्तक में जो भी कठिन या जटिल तथ्य आए होते हैं अध्यापक उनका व्याख्यान करके उन्हें स्पष्ट कर देता है और सरलता से वह विद्यार्थी को स्पष्ट हो जाते हैं। यह एक तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक पद्धति है। नेक्स्ट हमारा है, यह उच्च कक्षाओं के छात्रों हेतु विशेष रूप से सहायक है। उच्च कक्षा के छात्र व्याख्यान के यानी कि उच्च कक्षा में जो छात्र होता है उस छात्र का चिंतन स्तर या मानसिक स्तर उच्च हो चुका होता है और वह व्याख्यान के द्वारा जो भी विषय वस्तु समझाई जाती है स्पष्ट की जाती है उसे सरलता से ग्रहण कर लेता है, उसके समक्ष वह विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है।
तो यह उच्च कक्षा के छात्रों हेतु विशेष रूप से सहायक होती है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में समस्या समाधान विधि, प्रायोजना विधि, दत्त कार्य विधि पर बहुत जोर दिया जा रहा है, परंतु इन विधियों के क्रियान्वयन में व्याख्यान विधि की आवश्यकता होती है। समस्या समाधान विधि हो या प्रायोजना विधि हो या दत्त कार्य विधि हो, ये सभी विधियां बिना व्याख्यान विधि के पूर्ण नहीं करवाई जा सकती। इस हेतु या इन विधियों के क्रियान्वयन हेतु व्याख्यान विधि का उपयोग एक अध्यापक को करना होता है। इस हेतु भी यह एक आवश्यक विधि या एक उपयोगी विधि है। तो विद्यार्थियों, हमने ये व्याख्यान विधि के कुछ गुणों की चर्चा की। अब व्याख्यान विधि में गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी हैं। अब हम उन दोषों के विषय में चर्चा करेंगे या व्याख्यान पद्धति के दोषों के विषय में जानेंगे। पहला है, इस विधि से ग्रहण किया गया ज्ञान अधिक स्थायी नहीं होता है। व्याख्यान विधि के द्वारा अध्यापक जो भी विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहा है या जो भी ज्ञान विद्यार्थियों को प्रदान कर रहा है, वह कुछ समय के लिए ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में रहता है, यानी कि वह स्थायी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि श्रोता या छात्र एक कान से सुनकर दूसरे कान से उस ज्ञान को निकाल देते हैं। उसे अपने मस्तिष्क में वह ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते, उसे वह भूल जाते हैं। इसलिए इस विधि द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वह अधिक स्थायी नहीं होता। दूसरा है, इस विधि से शिक्षण प्रक्रिया बिल्कुल नीरस बन जाती है। क्यों? क्योंकि अध्यापक इसमें यानी यह अध्यापक केंद्रित विधि है। अध्यापक ही इसमें पढ़ाता है, भाषण देता है, बोलता है। विद्यार्थी इसमें एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं, और जब विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता होते हैं तो वातावरण नीरस हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न स्तरीय कक्षाओं में यह प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य नहीं करती है। इस पद्धति का प्रयोग उच्च स्तर पर ही किया जाता है। व्याख्यान विधि का एक दोष यह भी है कि छोटी कक्षाओं में, निम्न स्तरीय कक्षा यानी छोटी कक्षाओं में यह विधि सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाती है। अध्यापक व्याख्यान विधि द्वारा यदि छोटी कक्षाओं में पढ़ाता है तो छात्र अध्यापक द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यह विधि केवल उच्च कक्षाओं के लिए ही उचित है। अगला है, इससे छात्रों को मौखिक चिंतन के अवसर नहीं मिलते हैं। इस विधि में अध्यापक ही सारे कार्य करता है, तो जो छात्र हैं वह केवल सुनने का कार्य करते हैं। इस तरह से छात्रों को मौखिक चिंतन करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है, इस विधि के द्वारा छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास नहीं होता है। यानी इसमें सिर्फ छात्र सुनने का कार्य करता है, तो उसमें स्वाध्याय की आदत का विकास नहीं होता है। वह केवल अध्यापक को सुनता है और सिर्फ अध्यापक के द्वारा प्रदान ज्ञान को ही ग्रहण करता है, स्वाध्याय नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा है, इस पद्धति से करके सीखने व अनुभव द्वारा सीखने के सिद्धांतों की पूर्ण रूपेण अवहेलना होती है। विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, वह सिर्फ श्रोता है, सिर्फ सुनने का कार्य करता है, वह स्वयं कोई भी कार्य नहीं करता। तो करके सीखना या अनुभव द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है उसकी इस विधि में अवहेलना होती है। नेक्स्ट है, इस विधि का प्रयोग दक्ष अध्यापक ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यानी जिन अध्यापकों को जो अध्यापक व्याख्यान विधि के द्वारा अध्यापन कार्य करवाने में दक्ष होते हैं या कुशल होते हैं, वही अध्यापक इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं और अपना जो विषय वस्तु है, जो प्रकरण है, जो ज्ञान है, वह सफलतापूर्वक विद्यार्थी को अधिगम करवा सकते हैं। यदि अध्यापक
दक्ष नहीं है तो यह विधि सफल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है, निम्न बौद्धिक स्तर पर पिछड़े हुए छात्रों के लिए यह विधि अनुपयुक्त है। इस विधि के द्वारा जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वह तो शीघ्रता से ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन पिछड़े हुए बालक तथा निम्न बौद्धिक स्तर के बालक इस विधि द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उन छात्रों के लिए यह विधि अनुपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, इस विधि द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान छात्रों के व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन नहीं लाता है। यानी छात्र सुनते हैं, सुन करके उसे कुछ समय पश्चात भूल जाते हैं या पूर्ण रूपेण ज्ञान उनके पास बाद में नहीं रह पाता है। तो इसके द्वारा छात्रों के जो व्यवहार में परिवर्तन है वह स्थायी रूप से नहीं हो पाता है। यह आवश्यक नहीं कि अध्यापक जो उद्देश्य लेकर शिक्षण कार्य करवा रहा है कि इसको करवाने से ऐसा होगा वैसा परिवर्तन विद्यार्थियों में हो, ऐसा इस विधि में आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, इस विधि में बालक का स्थान गौण होता है। जी हाँ विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें शिक्षक ही सारे कार्य करता है, शिक्षक ही स्पष्टीकरण करता है, शिक्षक ही व्याख्या करता है, छात्र केवल सुनने का कार्य करते हैं। तो इस विधि में बालक का स्थान गौण है और अध्यापक का स्थान प्रमुख होता है। विद्यार्थियों, ये कुछ व्याख्यान विधि के दोषों के विषय में हमने चर्चा करी। अब हम जानेंगे व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझाव कि किस तरह से एक अध्यापक अपने व्याख्यान को प्रभावी बना सकता है। पहला है, शिक्षक का व्याख्यान छात्रों की आयु तथा मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। शिक्षक जो व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा है उसे प्रस्तुत करने से पहले उसे छात्रों की आयु, उनके मानसिक स्तर आदि का ध्यान रखते हुए निर्माण करना चाहिए, तो वह व्याख्यान प्रभावी होगा, अन्यथा प्रभावी नहीं हो पाएगा। यानी छोटी कक्षा के बच्चे हैं और उसे व्याख्यान विधि के माध्यम से पढ़ा दिया गया तो बच्चा ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएगा, अधिगम नहीं कर पाएगा। तो बच्चों की आयु तथा मानसिक स्तर का ध्यान रखते हुए व्याख्यान विधि प्रयोग में लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक को अपने व्याख्यान में धारा प्रवाहिता का ध्यान रखना चाहिए। यानी शिक्षक जो व्याख्यान दे रहा है वह व्याख्यान एक धारा प्रवाहिता को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अध्यापक बहुत स्पीड से बोलता चला गया और विद्यार्थी उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए। तो धारा प्रवाहिता का भी व्याख्यान विधि में ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी व्याख्यान प्रभावी होगा, तभी अधिगम हो पाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक को अपनी वाणी की गति एवं सुस्वर का ध्यान रखना चाहिए। यानी कहाँ पर व्याख्यान में वाणी में उतार चढ़ाव आएगा, कहाँ पर वाणी की गति कम रखनी है, कहाँ गति तीव्र होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का, साथ ही साथ सुस्वर का, अच्छे स्वर का भी अध्यापक को व्याख्यान करते समय ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में सरल तथा प्रचलित भाषा में ही व्याख्यान दिया जाना चाहिए। जब विषय वस्तु प्रस्तुत की जाए उस समय सरल भाषा तथा जो भाषा प्रचलित है उसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा करने से विद्यार्थी व्याख्यान में रुचि लेंगे और अधिगम का कार्य हो पाएगा तथा व्याख्यान प्रभावशाली हो सकेगा। नेक्स्ट है हमारा, छोटी कक्षाओं में 15-20 मिनट से अधिक का व्याख्यान नहीं देना चाहिए। जी हाँ, छोटी कक्षा का विद्यार्थी बहुत लंबे व्याख्यान को सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि बच्चे की जो क्षमता होती है वह इतनी ही होती है कि वह 15-20 मिनट का जो व्याख्यान है उसे सुन सके। उसके बाद वह
अरुचि उसमें उत्पन्न हो जाती है, वह इधर उधर बातें करने लग जाता है या उसका ध्यान भटक सकता है। तो छोटी कक्षाओं में 15 से 20 मिनट से अधिक का व्याख्यान नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षक अपने व्याख्यान को प्रभावी बनाने के लिए सटीक पॉइंट बोले या टू द पॉइंट उसे व्याख्यान देना चाहिए। इधर उधर की बातें शिक्षक को अपने व्याख्यान में नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ शिक्षक अपने व्याख्यान को प्रभावी बनाने के लिए चित्र, चार्ट, मॉडल आदि कई चीज़ों का प्रयोग कर सकता है, जिससे कि छात्र व्याख्यान में रुचि लें और व्याख्यान प्रभावी हो सके। विद्यार्थियों, आज ये हमने अपने इस वीडियो में व्याख्यान विधि के विषय में चर्चा की। व्याख्यान विधि क्या होती है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, इस विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इसके गुण क्या हैं, दोष क्या हैं तथा इसको किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है। आशा करती हूँ आप लोगों को व्याख्यान विधि स्पष्ट हो गई होगी, समझ आ गई होगी। और विद्यार्थियों, ये जो विधि है, ये विधियाँ आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी काम आती हैं। तो आप इस विधि को अच्छे से पढ़िए, सीखिए, समझिए, आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी विधि के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।